अखिलेश यादव के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपौत्र राजरतन अंबेडकर। मायावती को बड़ा झटका, भड़के बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। इस्तीफे पर क्या बोले आईएएस रिंकू सिंह राही के पिता। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपौत्र डॉक्टर राजरतन अंबेडकर दलित कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। वे सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहते हैं और दलित आंदोलनों में भाग लेते हैं। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर के बेटे सुजत अंबेडकर भी चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राजनीति और पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अखिलेश यादव के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपौत्र डॉक्टर राजरतन अंबेडकर की तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। राजरतन अंबेडकर ने अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह अखिलेश यादव के साथ हैं और बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन वाली अखिलेश सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। राजरतन अंबेडकर ने मायावती पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने काशीराम के मिशन को कमीशन में बदल दिया है और 500 करोड़ की संपत्ति बना ली है। राजरतन अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपौत्र हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजरतन अंबेडकर का अखिलेश यादव के साथ आना बसपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। अखिलेश यादव पर भड़के बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। चले क्या लगता है, क्या ये दलित वोटरों पर अखिलेश यादव का एक नया दांव है? ये कोई दांव चलने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव निशान है ये बाबा साहब ने दिया है। जो नीला झंडा है ये भी बाबा साहब ने दिया है और माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने अपने जीते जी बहुजन समाज पार्टी का और अपना एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय बहन जी को बना करके गए हैं। और माननीय मसीहा कांशीराम साहब भी कह के गए थे कि नीला झंडा हाथी निशान जिसके घर तक पहुंच जाए, ये मान लेना कि माननीय कांशीराम साहब आए। क्या अखिलेश यादव की कोशिश युवा दलित शहरों से करीबी बढ़ाकर चंद्रशेखर की रणनीति को टारगेट करना है? मैं किसी की रणनीति को नहीं जानता हूं। हम अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके 2007 के तर्क पर 27 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की ये रणनीति दलित वोटरों के मोर्चे पर बीजेपी के लिए सेटबैक साबित हो सकती है। इसको अखिलेश यादव से बीजेपी पूछना। अब उनकी रणनीति को हम क्या बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी एक जनता गठबंधन तैयार करके 2007 के तर्क पर 27 में अपनी रणनीति के तहत सरकार बनाने का काम करेगी। अखिलेश यादव संविधान सामाजिक न्याय की राजनीति के मोर्चे पर विरोधियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ही जो है बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए संविधान के आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज के लोगों का बड़ा नुकसान किए हैं। चाहे वो हमारी बैकलॉग भर्ती को रोक लगाने का काम रहा हो, चाहे वो ठेकेदारी का एससी समाज का आरक्षण रहा हो, चाहे वो प्रमोट अधिकारियों का डिमोशन रहा हो और चाहे बिल फड़वाने का काम रहा हो, ये समाजवादी ने किया है। तो वो संविधान की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या लगता है, इससे जो मुलाकात भी है, मुलाकात में उन्होंने एक नारा दिया है, मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिल जाएंगे साधुओं के भेष। ये वो चाहे जो नारा दें, माननीय साहब का जो नारा था एससी एसटी ओबीसी और जिस समाज की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये माननीय साहब का नारा था। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी आधार पर हमारे नेता मान्य बहन जी एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोगों को प्लानिंग दे रही हैं। उसी प्लानिंग के तहत हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। तो वहीं यूपी कैडर 2022 बैच के आईएएस रिंकू सिंह राही एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मंगलवार को उनके नौकरी से इस्तीफे देने की बात सामने आई थी, लेकिन रिंकू सिंह राही का कहना है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मीडिया में गलत बातें चल रही हैं। मैंने 26 मार्च को राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था
जिसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन की मांग की गई। सुनिए क्या बोले आईएएस रिंकू राही के पिता शिवसदन सिंह राही। जो उसको काम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत, देखिए मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी का नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होते, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे। आयोग भी सही निर्णय लेगा, इस्तीफा लिखने से पहले वार्तालाप राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे, हमें राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। उन्होंने इस्तीफा लिखने से देने से पहले आपको वार्तालाप में कोई बातचीत हुई है? जी नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने काम के बदले जो काम नहीं है, काम क्यों नहीं दे रहे, काम क्यों नहीं दे रहे? राष्ट्रपति के नाम उन्होंने, हाँ, जो काम क्यों नहीं दे रहे, जो आईएएस बने हैं, जो इतने ईमानदार मेहनती, जो एक गोली खाई है साथ साथ उन्हें, तो काम क्यों नहीं दे रहे? ईमानदार सभी होने के साथ जी, शासन प्रशासन के लिए और सरकार के लिए इतना कुछ करने के जी, हाँ, सरकार के लिए सब कुछ 100 करोड़ को घोटाला निकालने के बाद भी काम क्यों नहीं दे रहे? क्या चाहते हैं आप परिवार के लिए? कि परिवार के लिए यही चाहते हैं, देश हित में काम करें, बढ़िया ईमानदारी से काम करें। हाँ? जो भी सरकार से पूछते हैं जी, सरकार जो है सही निर्णय ले उस पर, जो उसने सही निर्णय ले, ईमानदारी का उसे फल दे। ईमानदारी का ऐसा नहीं है कि उसे ईमानदारी को ठुकराया जाए, नहीं ऐसे तो देश में ईमानदारी नहीं होंगे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।